सेमीकंडक्टर्स, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मटेरियल्स की तीन टाइप में से ही एक टाइप है ये। मटेरियल्स की तीन टाइप कौन सी बताओ जरा। एक आप लोगों की ब्लिंक कर रही है, एक आप लोगों की कंडक्टर्स, एक सेमीकंडक्टर्स, और एक बोलो क्या, इंसुलेटर्स। आप लोगों को पता है इनको किस बात पे बाइफर्केशन करा गया। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी मतलब करंट को चलाने की इनके पास क्षमता होती है, इनके पास बहुत इंटरमीडिएट रेंज में होती है, और इनके पास करंट को चलाने की क्षमता नहीं होती। ये अपने से करंट को पास होने नहीं देते, वो पास होने देते हैं, और ये इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी दिखाता है। मतलब वो बहुत कंडक्टिंग है, ये बिल्कुल कंडक्टिंग नहीं, और ये बीच में आते हैं कंडक्टिविटी के। अब कारण क्या है कंडक्टिविटी होने का और ना होने का? तो बात ऐसी है कि ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं ये किसी तरह के मटेरियल से मिलकर बनी हुई है। कंडक्टर बना हुआ है मेटल के एटम से यानी कॉपर वायर से, ये बना हुआ है सिलिकॉन यानी बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वाले जो एटम्स है, और ये वाला आपका जो इंसुलेटर वाले यानी नॉन मेटल्स होते हैं, कार्बन टाइप का आ गया कुछ ना कुछ। तो आपको पता है कि सबको तो मिला तो रूम टेम्परेचर ही हुआ है ना। तीनों चीजें इस रूम के अंदर किस पे अवेलेबल है बोलो, रूम टेम्परेचर पे, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 300 केल्विन पे। इस 300 केल्विन पे कुछ थर्मल एनर्जी भी अवेलेबल है, मतलब कुछ हीट एनर्जी अवेलेबल है। अब वो हीट एनर्जी इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, और आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को उतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए जो उनकी बाउंडेशन से ज्यादा है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने बोलो क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है अट्रैक्शन से। बट अगर इनको एनर्जी मिलता है तो दे विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट, और एनर्जी मिला बहुत ज्यादा तो ये बोलो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? तो आप लोग जानते हैं कि हर एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा है, किसी ने ज्यादा स्ट्रेंथ से और किसी ने कम स्ट्रेंथ से। तो भैया ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी कम स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा है, रूम टेम्परेचर पर उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर रूम टेम्परेचर पर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। और फ्री करने का क्या मकसद है भाई? जब ये फ्री हो जाएंगे तो इन्हीं की वजह से करंट बेसिकली क्या होता है, कैरी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि करंट तभी बनेगा जब हमारे पास कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के होते हैं मटेरियल में, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपनी वैलेंस ड्यूटी कर रहे होते हैं, मींस दे आर रिवॉल्विंग इनसाइड द एटम, एंड देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं ये कंडक्शन बैंड में। कौन से बैंड में बोलो? मतलब एक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से हो सकता है, या तो वो बैलेंस ड्यूटी कर रहा है या वो कंडक्शन ड्यूटी कर रहा है। जब तक वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है वो बैलेंस ड्यूटी कर रहा है, जब वो फ्री हो जाएगा तो कौन सी ड्यूटी करेगा बोलो? कंडक्शन ड्यूटी करेगा। तो भैया ऑब्वियस सी बात है सबको थर्मल एनर्जी तो उतना ही मिला, सबको थर्मल एनर्जी तो उतना ही मिला, लेकिन सबने अपने एटम्स को डिफरेंट स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा था। अब जो कंडक्टर्स थे इन्होंने अपने एटम्स को बड़ा लो स्ट्रेंथ से बाउंड कर रखा होता है, तो एनर्जी जैसे ही मिलती है फ्री कर देते हैं। इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने बहुत टाइटली बाउंड कर रखा है, इतना टाइटली बाउंड कर रखा है कि थर्मल एनर्जी सफिशिएंट ही नहीं है इनके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने के लिए, तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, किसी ने बहुत टाइट बाउंड कर रखा है, किसी ने कम। तो ये तो केमिस्ट्री में बात करिए आप लोग, केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि सबने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो अट्रैक्शन है वो सबका बोलो क्या होता है, अलग होता है। और इनका कुछ ऐसा होता है कि ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है ना बहुत ज्यादा वीक होता है मेटल जितना, तो इनका एक इंटरमीडिएट रेंज में स्ट्रेंथ होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, जिस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये हाईली कंडक्टिंग है। इनके पास बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए बिल्कुल बहुत ही जीरो कंडक्टिंग है। और ये वालों के पास एक कुछ नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इस कारण से इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रेंज में लाई करती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सबसे पहला तो आपको डिफरेंस समझना था। आ गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और आ गया और आ गया और आ गया और इधर हो गया लेविश, और इधर और इधर जल्दी जल्दी इधर 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 हो जा, वो नहीं मानेगा बिल्कुल, इधर हो। ठीक है, अब बैठा था अकेला अकेला बैठा था बिल्कुल। तो मेरी पूरी बात सुनो, आपको क्या पहले तीनों मटेरियल्स का डिफरेंस समझ में आ गया? मैंने इस बोर्ड पे यही समझा रखा है, घर जाके आज पूरा पीडीएफ एक बार ढंग से गो थ्रू कर लीजिएगा, पूरा पीडीएफ अच्छे से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये डन होगी भाई, वही बात लिखी है मैंने, रूम टेम्परेचर पे रहा, उसके बाद मैंने एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन गेट फ्री फ्रॉम द वैलेंस बैंड एंड मूव टू द कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी व्हिच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। और उसमें बोलता है एट रूम टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज नॉट इनफ टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ द इंसुलेटर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी, यहाँ पर मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में भी हैं और ये मेरे पास एक कंडक्शन बैंड है। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस बैंड में वो वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं तब तक वो कौन से बैंड में बोलो? बैलेंस बैंड में। ये एक्सिस होता है बच्चों एनर्जी एक्सिस, तो हम बोलते हैं तब तक इनकी एनर्जी कम होती है। देखो ऊपर की तरफ एनर्जी है, तो इनकी एनर्जी जब तक कम है वो कौन से बैंड में बोलो? बैलेंस बैंड में। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद ये फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? फ्री। तो वो एनर्जी का गैप बताया गया कि इतनी एनर्जी अगर वो उनको मिल जाए तो ये वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके बोलो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड। अब ये गैप हो सकता है मान लो 40 जूल का,
तो 40 जूल मिलेगा तो वो जंप करके कौन से बैंड में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। बीच में कोई और बैंड नहीं है, मतलब 40 से कम मिलेगा, 30 मिलेगा तो वो इधर ही घूमेगा, बस तेज घूमने लग जाएगा। मेरी बात को समझो, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में है, जैसे ही उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा और जैसे ही वो फ्री होंगे वो कौन से बैंड में जंप कर जाएंगे बोलो, कंडक्शन में। तो पाया गया कि इंसुलेटर्स में बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का चाहिए होता है। मतलब जो एनर्जी चाहिए बैलेंस से कहां जाने के लिए बोलो, कंडक्शन, यानी फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा चाहिए। और रूम टेम्परेचर पर उतना थर्मल एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होता कि 3 से ज्यादा का एनर्जी अवेलेबल हो और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा सके, इसलिए इंसुलेटर्स अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाता रूम टेम्परेचर पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यही बात करें हम किसकी बोलो, सेमीकंडक्टर्स की, तो गैप काफी कम होता है, मतलब उसके कंपैरेटिवली कम होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं एनर्जी को लेके कौन से बैंड में बोलो, कंडक्शन बैंड में। और देयर आर सम फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड इन द, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं बोलो कंडक्शन बैंड के अंदर। लेकिन बात करें इधर तो गैप होता ही नहीं है, लगभग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ना ओवरलैप कर चुके होते हैं। कहने का मतलब गैप है ही नहीं, सीधा ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर किसमें चले जाते हैं बोलो, कंडक्शन बैंड में। सारा खेल इस बात का है कि सबको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग चाहिए, किसी को बहुत कम चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा, और किसी को इंटरमीडिएट रेंज में चाहिए, इसीलिए इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबकी अलग अलग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो बात मैंने पीछे बताई थी उसी को मैंने बैंड्स के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी, और ये बैंड्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इससे नहीं आता, एन टाइप और पी टाइप से आता है, लेकिन ये आएगा तभी वो समझ में आएगा। सबको क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने बताया बच्चों की हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी टाइप होती है, एक होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कुछ नहीं है, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर की, जैसा वो नेचुरली मिलता है वो इंट्रिंसिक होती है। जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती वो इंट्रिंसिक होता है। लेकिन अगर उस इंट्रिंसिक के अंदर हम कुछ ऐड कर दें, उसकी 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 कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर मैं कुछ एडिशन कर दूं, कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दूं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो अब बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बन गया बोलो? तो यहां पर बोला गया कि इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड द सेमीकंडक्टर व्हिच इज मेड बाय एडिंग सम इंप्योरिटी, जिसको हम डॉप भी बोलते हैं, टू द प्योर सेमीकंडक्टर सो दैट इट्स कंडक्टिविटी विल बी रेज्ड, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा ऐड कर देना जिससे उसकी कंडक्टिविटी रेज हो जाए, तो हम इस जो नया सेमीकंडक्टर बनता है इसको बोलो क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप का होता है, एक एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक बोलो क्या, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आ गई वाली बात? कहीं भी समझ ना आए तो मुझे आप बता दीजिए। अगर आपने एक बार करा हुआ तो फिर तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा, नहीं करा हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपने चैप्टर क्लास के दौरान अटेंड नहीं करा है तो पहले वीडियोस कवर कर लो, बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास में तो बच्चों पेस ज्यादा रहेगी रिवीजन के अंदर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और एक बार हम कर चुके तो इतना पेस बनता भी है। समझ में आ गई वाली चीज? अब आ जाओ आगे। अब भैया हम तसल्ली से समझेंगे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्क क्या होता है, और मैं आपको बता रहा हूं बहुत हाई चांस है कि आपको एग्जाम में आने वाला है एन टाइप से क्वेश्चन या पी टाइप से क्वेश्चन। वो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने को बोलता है, डोनर एनर्जी लेवल और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का, जो मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा। तो भैया ढंग से समझना, ये मेरे पास कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ये जो पहचान है क्या बनाया मैंने आप लोगों को बता दूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2,8,4 का कंफिगरेशन होता है। आउटर शेल में उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एवरेज सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। तो ये बगल वाले 4 सिलिकॉन से क्या करता है बोलो, शेयरिंग करता है, हर बगल वाले 4 सिलिकॉन से शेयरिंग करता है। समझ आ रहा है? तो इसके 8 हो जाएंगे, 4 खुद के और 4 शेयरिंग के, 4 खुद के और 4 शेयरिंग के, ऐसे करके ऐसे करके। और बगल वाला ये सिलिकॉन भी यही करता है, खुद के 4 होते हैं और बगल वाले 4 सिलिकॉन्स को पकड़ के वो भी अपने ऐसे ही पूरे करता है, अपने 8 पूरे ऐसे ही करता है। तो एवरेज सिलिकॉन इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन्स। हर सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन्स के साथ कर रहा होता है, और जिससे सबके 8 इलेक्ट्रॉन्स का कोटा पूरा चल रहा होता है। देखने के लिए आप लोग समझ सकते हैं, मैंने हर सिलिकॉन से 8 रास्ते निकाले हैं। इस सिलिकॉन से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसे, 4 खुद के इलेक्ट्रॉन्स के और 4 बगल वाले सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 8 रास्ते हो गए ना। अरे 4 खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं और शेयरिंग के वक्त में आना जाना लगा रहता है, तो रास्ते बना दिए बस। 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 4 बगल वाले सिलिकॉन से आके इसका ऑक्टेट पूरा 8 का चल रहा है। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर आपके सिलिकॉन के सारे, पहले तो ढांचा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ढांचा सबको क्लियर है कि नहीं? पहले तो मुझे बस ये बता दो। मैंने इसका एक पिक्चर भी बनाया था, ये भी नहीं है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ बस, हाँ ये तुम्हें समझ में आ गई बात? अब ये क्या बनाया मैंने बताया तुम आपको, मैंने क्या बोला, क्या इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते? क्या होते हैं सर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी वैलेंस ड्यूटी छोड़ के जा चुके होते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम है, इसलिए ये उतने ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होते। तो हमने ये पाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ओरिजिनल, जो ये येलो कलर में बने हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स को उतना एनर्जी मिल गया कि वो कहां चले गए बोलो, कंडक्शन बैंड में। कहां चले गए बोलो?
तो भैया हमने पाया कि हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल गया रूम टेम्परेचर पे एंड दे विल लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड गेट फ्री। तो ये पिंक में बन गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहीं से निकला है, यहीं से निकला है, मतलब वैलेंस बैंड से कहां चला गया बोलो, कंडक्शन बैंड में। लेकिन कहते हैं ऐसे देखो ये भी निकला, ऐसे ये भी निकला, ऐसे ये भी निकला, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने कौन सी जगह पे चले गए, कंडक्शन बैंड में। कुछ ही क्यों गए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इधर भी बहुत मतलब बहुत कम एनर्जी भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं, तो सम इलेक्ट्रॉन्स गेट्स फ्री फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो फ्री हो गए, कुछ वैलेंस बैंड में चले गए। लेकिन जब ये वैलेंस बैंड में जाते हैं तो एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि ये अपनी जगह पर एक होल क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं बोलो, होल। होल क्रिएट करने का मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बैठा था लेकिन वो जा चुका है, तो यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट होगी ना, जैसे कुछ होना चाहिए, जैसे कुछ यहाँ पर होना चाहिए बट यहाँ पर है नहीं। जैसे कि आप सारे बच्चे भी एक सीक्वेंस में बैठे, एक बच्चा ऐसे बीच से उठ के चला जाए तो वो एक होल क्रिएट कर गया अपनी जगह पर, तो एक डेफिशिएंसी सी लग रही है वहां पर। क्या लग रही है बोलो, एक डेफिशिएंसी सी, समझने की कोशिश करो। तो ये वाली जो जगह है ना, इसको हम होल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो, होल। एंड दिस साइट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव डेफिशिएंसी, ऐसे एक्ट करती है जैसे कि यहाँ पर कोई मतलब पॉजिटिव साइड की, मतलब पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इन सिलिकॉन्स का ऑक्टेट पूरा, तो यहां इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की बड़ी जरूरत है। ये जगह ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाए, छोड़ के गया है ना, लेकिन ये चाहती है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर कोई भी जगह पर इलेक्ट्रॉन की डिमांड सी हो रही है तो वो जगह किसकी तरह बिहेव कर रही है, पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह बोलो, तो मेरी बात अच्छे से सुनिएगा कि भले ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़ के चले तो जाते हैं, बट जिस जगह पर वो होल क्रिएट करके जाते हैं वो होल एक पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव कर रहा होता है, मतलब एक डेफिशिएंट साइड की तरह बिहेव कर रहा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और हमने ऐसे में एक बड़ी ही नई चीज पाई कि जब ये होल क्रिएट होते हैं तो इन होल्स पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, और ये तो फ्री हो चुका है तो आएगा नहीं क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है भाई, वो तो जो जगह छोड़ चुका है। तो इस होल को भरने के लिए कभी कभी बगल वाले सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आ जाते हैं। कैसे, आइए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आके भर देगा इसको। अगर इसने भर भी दिया तो यार मुझे बताओ, ये भर जाएगा यहाँ पर पूरा हो जाएगा, लेकिन वहां होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल तो फिर भी रहेगा ना। पूरे क्रिस्टल में अगर एक बार होल क्रिएट हो गया तो भले ही उस होल को कोई बगल वाले सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन भर दे, लेकिन वो कहीं और होल क्रिएट हो जाएगा, तो होल तो रहेगा ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं तो 3 होल हमेशा बने रहेंगे, भले ही उन होल्स को आके बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स आके भर दे, लेकिन वो अपनी दूसरी जगह पर होल का क्रिएशन कर जाएंगे। बोलो एग्री करते कि नहीं करते, कि जैसे कि मान लेते हैं कि बीच में से आदर्श यहाँ से उठ के चला जाए, तो मेरे लिए इस पूरे सेटअप में यहाँ पर एक बच्चा खाली है, तो मुझे डेफिशिएंट साइड की तरह बिहेव कर रहा है, होल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस जगह को भरने के लिए वहां से अभिनव उठ के आ गया, लेकिन अभिनव अपनी जगह पे होल क्रिएट कर रहा है, तो होल तो रहेगा भाई रूम के अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे नहीं आया समझ में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम बताओ मुझे। सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्री नहीं होते, इस कारण से इनका कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं होता है। सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, होल। अगर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो 100 बोलो क्या होंगे, होल। तो इसलिए लिखा भी था कि Ne बराबर क्या होता है बच्चों, NH होता है। और ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे लगता है इस पेज पे रखी हुई सारी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो भाई। अब हम इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ऐड करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुश्किल तो नहीं लग रही चीज। हो सकता है रिवीजन वाली चीजें जब नोट्स वाली चीज करेंगे बच्चों को बोरिंग लगे, लेकिन एमटीजी वाला पार्ट आएगा वो तो नहीं आता ना आप लोगों को, तो वहां से इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक बार चैप्टर करके जब एमटीजी करते हैं तो फिर उसका मजा अलग आता है कि हमें चीजें पता है, सारी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये चीज आ रही है समझ में। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। अब एक्सट्रिंसिक कैसे बनाएंगे, कुछ डॉपिंग करेंगे। डॉपिंग मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ही हम कुछ ऐड करेंगे। इंट्रिंसिक में कुछ क्या करेंगे बोलो, ऐड। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में तुम लोग जानते हो तो तुम लोगों को मैंने ना यहाँ पर एक ये बताया था, देखो ध्यान से। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों को पता है ये जो क्या बोलते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, वो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है। इन सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने बोलो, 4। और ये तो टेट्रावैलेंट वाले, टेट्रावैलेंट होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं, इनके पास 5 होते हैं। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन देखो ना एक बार, 15 इलेक्ट्रॉन्स का 2,8,5, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पीछे जो पड़ोसी बैठा हुआ है एल्यूमिनियम, वो ट्राईवैलेंट है। हंसी का यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है, ये टेट्रावैलेंट है और ये पेंटावैलेंट है। इनसे बना हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बना हुआ बोलो, इंट्रिंसिक। इनमें जब मैं डोपिंग करता हूँ पेंटावैलेंट की तो एन टाइप बनता है, इनमें जब मैं डोपिंग करता हूँ ट्राईवैलेंट की तो पी टाइप बनता है। क्या बनता है बोलो, पी टाइप। होता क्या है माजरा वो मैं सब समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि मेरा सेमीकंडक्टर किसका बना हुआ है, सिलिकॉन्स का, जर्मेनियम्स का। और उनके अंदर अब मैं डोपिंग करूंगा, या तो मैं डोपिंग करूंगा किसकी, पेंटावैलेंट वालों की, या मैं डोपिंग करूंगा किसकी, ट्राईवैलेंट वालों की। दोनों सूरत हाल में उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, आज ये बोर्ड पे। तो ये मेरे सामने दिया हुआ है इंट्रिंसिक,
और अब मैं इसके अंदर डोपिंग करने वाला हूं बच्चों एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, यानी मैं सिलिकॉन के पूरे क्रिस्टल में डालने वाला हूं फास्फोरस को। इसको डालने वाला हूं। तो यहां पर क्या होता है, इन दिस सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और पेंटावैलेंट का फीचर आप लोग जानते हो कि जो फास्फोरस है, मुझे बताओ फास्फोरस अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा? 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 प्रोटॉन्स, यानी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस में कितने बोलो? 5। अब गेम समझिएगा क्या होने वाली गेम। इधर भाई आदर्श, जब ये डोपिंग होती है ना तो ऐसे नहीं होती कि सिलिकॉन के सर के ऊपर बैठ जाएगा। सिलिकॉन अपनी जगह से हटेगा क्रिस्टल में से और वहां पर जाके कौन बैठेगा? फास्फोरस। अब आप मुझे बताओ, जब सिलिकॉन यहां से हटा, इस पोजीशन से सिलिकॉन हटा, इंट्रिंसिक देख के आ चुके हो आप लोग। सिलिकॉन जब हटा तो वो अपने 14 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन भी ले गया, मतलब अपने वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन भी ले गया। और फास्फोरस आया तो अपने साथ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आया? 5। वो आके यहाँ बैठता है और देखता है, पड़ोसी से बात करता है कि भैया क्या चाहिए, तो वो कहते हैं हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हमारा ये सिलिकॉन हमारे पूरे कर रहा था। कह रहा मिल जाएंगे, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्यूटी पे लगाता है, जो सिलिकॉन ऑलरेडी कर रहा था, जो सिलिकॉन ऑलरेडी कर रहा था उसी तरीके से उनको ड्यूटी पे लगाता है। उसी तरीके से उनको बोलो किस पे लगाता है? बोलो ड्यूटी पे, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अपनी ड्यूटी करो भाई, जाके बैलेंस ड्यूटी बगैर वाले सिलिकॉन को सबको जरूरत है। और 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा बच जाता है बच्चों जिसको बैलेंस ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिलिकॉन को तो 4 ही शेयर करने देना, तो ये 4 सिलिकॉन्स को पूरा हो जाएगा 4 से। तो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको बैलेंस ड्यूटी करने की जरूरत है। लेकिन आप ये भी मत समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्या फ्री भी नहीं है। फास्फोरस ने इसको पकड़ रखा होगा, आपको पता है वो एटम का ही हिस्सा है, उसके प्रोटॉन, उसके बदले का प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा है तो वो पकड़ के तो बैठा है। लेकिन मैं अब एक बात कह सकता हूं कि जो ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लाइट येलो कलर में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इतना बाउंड नहीं है जितने सिलिकॉन के अंदर ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन बाउंड है। इतना बाउंड ना ही ये उतना फ्री है जितना ऑलरेडी इंट्रिंसिक में होते हैं। भूलिए मत, एक्सट्रिंसिक पहले इंट्रिंसिक था, तो पहले से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। बोलो है कि नहीं? तो आप जानते हैं कि एक्सट्रिंसिक तो तब बने जब पहले वो इंट्रिंसिक था। मेरी पूरी बात समझिएगा, यही हिट करना है आप लोगों को। तो आपके इंट्रिंसिक में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, कुछ होल्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। वो बना नहीं रहा था कि डायग्राम ज्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे। आप लोग जानते हो कि पहले से वो ऐसा तो है इंट्रिंसिक जैसा, तो पहले से तो वो इसका भी जुगाड़ देखना ही पड़ेगा रिवीजन से पहले। सुनो, ऐसे तो पहले से ही वो है। वंशिका इधर छोड़ दो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी मौजूद है, ये तो पहले से ही है। लेकिन जब आपने फास्फोरस डाला तो फास्फोरस अपने साथ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाया? 5। 4 को उसने ड्यूटी पे लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा रह गया। मैं आपको ये कहूंगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना तो इतना बाउंड है, ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है बताओगे जरा? ये वो वाले इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन के चारों घूमते हैं, ना तो इतने बाउंड है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाउंड है, ना इतना फ्री है जो पहले से फ्री है। लेकिन ये एक ऐसी जगह पर बैठा है, ये ऐसे लेवल पे बैठा है जिसको अगर थोड़ा सा एनर्जी दे दो, थोड़ा सा एनर्जी दे दो तो फास्फोरस की पकड़ से बाहर हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? तो मैं कहूंगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स का, जो फास्फोरस के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इनका लेवल ना तो इस लेवल पे है, ना तो इतनी एनर्जी इनकी कि बिल्कुल बाउंड हो, ना ही उतने फ्री हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसी जगह पर हैं जहां पर अगर थोड़ा सा एनर्जी इनको मिल जाए तो दे गेट फ्री। दे गेट मतलब कि ये कंडक्शन बैंड से जस्ट थोड़ा सा नीचे ही लाई करके बैठे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इनका जो ये लेवल है ना, मैंने इधर इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाया, ये फास्फोरस के वो वाले 5वें इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहीं सोचो 5 बना दिए मैंने, 5 नहीं बनाए मैंने। एक फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे तीसरे फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, हर फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन ना वो यहाँ पर बनाया। तो ऐसे जितने फास्फोरस आएंगे, अगर 100 फास्फोरस आएंगे, ऐसे अगर 100 फास्फोरस आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 100 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे बैठे हैं जो ना तो इतना बाउंड है, ना तो बैलेंस इतना बाउंड है, क्योंकि इनको तो बैलेंस ड्यूटी करनी है, इसको बैलेंस ड्यूटी नहीं करनी, तो ना तो इतना बाउंड है, ना इतना फ्री है जो पहले से फ्री थे इलेक्ट्रॉन, उतना फ्री भी। लेकिन ऐसे लेवल पे बैठा कि थोड़ा सा इतना एनर्जी मिलेगा तो दे गेट फ्री, दे गेट फ्री। तो इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? डोनर एनर्जी लेवल। और इस फास्फोरस के आने से फायदा क्या हुआ? सोचिए कि 1 लाख फास्फोरस ने एंट्री मारी इसमें, तो 1 लाख ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए जिनको अगर थोड़ा सा भी एनर्जी इनिशिएट कर दिया ना, सो दे गेट मूव टू द कंडक्शन बैंड, और एकदम से बहुत सारे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ आया कि नहीं आया? सब कुछ याद आ गया क्लास में जो पढ़ाया था? क्लास में इसी चीज को करने के लिए हमने पूरा आधा घंटा भी लिया, लेकिन अब आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा क्योंकि हम चीजें कर चुके हैं। और थ्रू आउट द ईयर जितनी भी चीजें करी हैं, आपको लग रहा होगा कि हम लोग EMI ऐसी की चीजें भूल गए। जब वो भी पढ़ाई जाएंगी तो आपको याद आ जाएंगी, क्योंकि एक बार आपने पढ़ी हुई है तो वो रिकॉल कर जाएगा। क्योंकि सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, जो तरीका उसने पहले यूज किया था वही तरीका दोबारा भी यूज करने वाला है। वो तब दिक्कत आती है जब आप कुछ दूसरी वीडियोस देख रहे हैं, दूसरा आप लोग सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आता है कि पहले किसी और तरीके से पढ़ाया, दूसरे किसी और तरीके से, तो अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ती है। बट हम सेम ही बोलने वाले हैं, सेम टीचर है, तो सेम चीजें जल्दी याद आएंगी। ये वाली बात याद आ गई आप लोगों को? अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या करता है? कहता है कि मुझे ना एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाओ जिसमें वैलेंस बैंड हो, कंडक्शन बैंड हो, और डोनर एनर्जी लेवल को शो करो कहां पर होता है। तो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे होता है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये डायग्राम बनाएंगे, आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा, जैसा वो क्वेश्चन में पूछने वाला है, और उसको एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रही बात? तो एन टाइप से क्या फायदा हुआ? हाँ भाई निखिल, एन टाइप से क्या फायदा हुआ? समझ आ गया? एन टाइप से सर हमने जैसे ही फास्फोरस की डॉपिंग करी तो फास्फोरस अपने साथ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लेके आया, 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके आया, हर फास्फोरस अपने साथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके आया जिसको अब बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए फ्री होने के लिए। हर्षित नहीं आई बात समझ में? एक लास्ट बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो पहले पी टाइप भी कर ही लेते हैं। अब पी टाइप में क्या होता है भाई? पी टाइप में हम अपने सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे। कैसे डालेंगे बोलो? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यानी एल्यूमिनियम। और बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर एल्यूमिनियम के डालने से क्या ही फायदा होने वाला है? डाले जो फास्फोरस समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एल्यूमिनियम आया, अच्छा जब एल्यूमिनियम आया तो सिलिकॉन गया और एल्यूमिनियम ने एंट्री मारी, 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन का सिनेरियो गया और 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन वाली चीज ने यूनिट ने एंट्री मारी। अब एल्यूमिनियम आगे पूछता है पड़ोसी से, भाई क्या चाहिए? वो कहते 4 इलेक्ट्रॉन ड्यूटी पे लगाओ। कहता है मेरे पास 3 है। मेरे पास कितने बोलो? कहता 3 को लगाता हूँ, 1 2 3 लगा दिए। एक जगह ऐसी रह जाएगी जहां पर किसी को भी ड्यूटी पे नहीं लगा पाएगा। वो जगह आपको क्लियरली पता लगनी चाहिए, एक डेफिशिएंट जगह की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, बट एल्यूमिनियम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करा पाया क्योंकि सिलिकॉन को हटाया, खुद बैठा, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करवा रहा था, ये 3 रख के बैठा है। तो ये जैसे ही जिस भी साइट पर एंट्री मारेगा उस साइट पर एक डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा होल की। अरे नहीं आया समझ, ऐसे यहां आया तो यहां क्रिएट करी, यहां आया तो यहां क्रिएट करी। अब आप कहेंगे इसके आने से सर क्या फायदा हुआ? तो मुझे तुम ये बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी एक होल क्रिएट होता है तो उस होल को वो होल एक डेफिशिएंट जगह की तरह एक्ट करता है, तो उस जगह को भरने के लिए पड़ोसी सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते कि नहीं आ सकते? आते हैं सर उसको भरने के लिए, क्योंकि जगह डेफिशिएंट जगह है। लेकिन आप कहेंगे सर वहां होल क्रिएट कर जाएगा, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ, जब वो पड़ोस से इलेक्ट्रॉन आके इस जगह को भरेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अब किसकी इन्फ्लुएंस में आ चुका है? एल्यूमिनियम के इन्फ्लुएंस में। पहले वो किसके इन्फ्लुएंस में था? अब आप मुझे बताओ सिलिकॉन के इन्फ्लुएंस में ज्यादा बाउंड था या एल्यूमिनियम के इन्फ्लुएंस ज्यादा बाउंड होगा? सिलिकॉन की, क्योंकि सिलिकॉन 14 प्रोटॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स का सिनेरियो, और यहां पर एल्यूमिनियम के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी अपने 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन जकड़ के बैठा है। ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसको पकड़ने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन, समझो मेरी बात को, ये इलेक्ट्रॉन जितना बाउंड सिलिकॉन के इन्फ्लुएंस में उतना बाउंड एल्यूमिनियम के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए तो 14th इलेक्ट्रॉन है एक तरीके का। तो मैं ये कहूंगा, ढंग से सुनिएगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का सीन पहले से इंट्रिंसिक का आपको पता है। बोलो इंट्रिंसिक का सीन पहले से क्या है? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ऑलरेडी होल्स होंगे। ये मैं बनाता इधर नहीं हूं, लेकिन आपको पता है ऑलरेडी होते हैं इसमें, वो मैंने वहां बना रखे। लेकिन एल्यूमिनियम ने क्या मदद करी हमारी? सर एल्यूमिनियम ने ना हर जगह पर एक होल क्रिएट करा, और उस होल को देखते हुए बगल वाले सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स आके उस होल को भर देते हैं, जिससे अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए उतना एनर्जी नहीं चाहिए जितना पहले चाहिए था। अगर इधर से फ्री कराने के लिए मुझे 100 जूल चाहिए था, तो यहां से फ्री कराने के लिए बस 70 जूल चाहिए। कितना चाहिए बोलो? इसलिए उसने एक लेवल दे दिया हमें, ऐसे करके मैंने एक लेवल बनाया, और यहां पर मैंने बहुत सारे होल्स बनाए, एल्यूमिनियम के होल्स। किसके बोलो? एल्यूमिनियम के होल्स। और हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना इसको भरने के लिए यहां पर जंप कर जाते हैं। इतनी एनर्जी तो उनके पास होती है कि वो कहां पर जंप कर जाते हैं? बोलो यहां पर। और अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी फ्री होने के लिए उतनी नहीं चाहिए जितनी पहले चाहिए थी। पहले कितनी चाहिए थी भाई? पहले चाहिए थी इतनी। अब कितने चाहिए बोलो? अब इतने चाहिए। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। जब तक ये वाले इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इन्फ्लुएंस में, नीचे कौन से किसके इन्फ्लुएंस में? बोलो सिलिकॉन, एनर्जी ज्यादा चाहिए। बट जैसे ही वो एल्यूमिनियम के होल को भरेंगे अब ज्यादा, तो मुझे बताइए ना, अगर पहले ज्यादा चाहिए थी अब कम चाहिए थी, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का लेवल थोड़ा ऊपर लाई करता है। कुछ सोचने वाली बात है। पहले ज्यादा चाहिए थी अब कम चाहिए, कम चाहिए तो मतलब यहाँ पर लाई करता है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं लाई करता, थोड़ा सा बैलेंस बैंड से ऊपर लाई करता है। तो कंडक्टिविटी तो इस केस में भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले गैप ज्यादा बड़ा था और गैप क्या हो गया बोलो? कम हो गया। थोड़ा सा लॉजिक तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो पता लगेगा सिलिकॉन को यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन के इन्फ्लुएंस से फ्री कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा गैप चाहिए। बट अगर वही इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के होल के अंदर जाके बैठ जाए तो अब उनको फ्री कराना थोड़ा सा आसान है। आसान मतलब गैप अब इतना ही बचा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, व्हाट आर द डोनर एनर्जी लेवल्स, व्हाट आर द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, शो देम इन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड डायग्राम में। इसको शो करिए, आप लोगों को बोलेगा, और बताइए किसमें एक्सेप्टर लेवल बनता है, किसमें डोनर लेवल बनता है, पी टाइप में, एन टाइप में क्या इंप्योरिटीज उसमें ऐड करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। तो जिसने बहुत थोरोली पढ़ा हुआ है वो जानता है कि जब मैं फास्फोरस की डॉपिंग करूंगा ना तब मेरे को इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का लेवल आएगा जिनको थोड़ा सा एनर्जी देती फ्री हो जाएंगे, मतलब डोनर लेवल तैयार होगा। और जब एल्यूमिनियम को डालूंगा तो होल्स वाला एक ऐसा लेवल क्रिएट होगा जिनके अंदर अगर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स आगे बैठ जाएं तो अब उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगा फ्री होने के लिए, मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल तैयार होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यही है मेरा एन टाइप और पी टाइप। और बताइए फास्फोरस की डोपिंग से भी फायदा हुआ, एल्यूमिनियम की डोपिंग से भी फायदा हुआ। नहीं आया समझ? आ गया सारा समझ? याद आ गया? याद ही आना है बस। रिवीजन में हमें यही काम करना है कि हम लोगों ने किसी चीज को एक बार पढ़ लिया था, अब उसी चीज को हम सेकंड टाइम पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में बिल्कुल भर जानी चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे ही काम करती है। और एक बार फिर आप लोग घर पे जाकर जरूर रिवाइज करें अपना, ये पैटर्न बिल्कुल मत ब्रेक करिएगा। चाहे आपका स्कूल में पेपर है, चाहे आपका टेस्ट है, कुछ भी है, आप लोग यहाँ वाली रिवीजन क्लास का पैटर्न के लिए आधा एक घंटा घर पे निकाल के रखिए कि हाँ मेरे को ये रात को निकालना ही है। आज सर ने सेमीकंडक्टर करा दिया मुझे, तो मेरा काम है आज घर पे रात में कैसे भी करके सेमीकंडक्टर अपने लेवल पे पूरा कंप्लीट कर देना। मैंने समझा दिया, उसके बाद आपको समय थोड़ा कम लगेगा ना घर पे। कितना लगेगा? मेरे को लगता है कि पूरा अभी क्लास में आज डन हो जाता है, तो आप लोग घर पे करने के लिए सिर्फ 1.5 या 2 घंटा मैक्सिमम चाहिए। ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी है ना, उसने पहली बार अच्छे से पढ़ा था, मेरे को लगता है शायद आधे घंटे का खेल है, बस सिर्फ आधे घंटे का खेल है, चीजों को देखिएगा उसको समझ में आ जाएगा। और थर्ड टाइम तक जब तुम आओगे ना, 15-15, 20-20 मिनट में चैप्टर खत्म होंगे, ऐसे बच्चे पढ़ने पलटते हैं, हाँ देखो ये हो गया हो गया। और मतलब रियलिटी वाला बता रहा हूँ जो अच्छे से आ जाता समझ में। तो मेहनत करो अपने हिसाब से। चलो, तो सबको समझ में आ गया। एक लास्ट बात मैं आपसे करना चाहूंगा इस टॉपिक को लेके, वो क्या है सुन लो यार। एक बात तो ये है कि इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बोलो क्या होती है? बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन होल की संख्या। लेकिन जब फास्फोरस आता है तो ये अपने साथ क्या क्रिएट करता है? नए इलेक्ट्रॉन्स, नए इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें होल्स के मुकाबले ज्यादा होती है। और जब एल्यूमिनियम आता है तो अपने साथ एक होल क्रिएशन करता है, तो यहाँ पर होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले ज्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल दोनों ही न्यूट्रल्स होते हैं। ओवरऑल दोनों ही क्या होते हैं? न्यूट्रल। क्यों भाई? क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिलिकॉन गया तो 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन गई, दूसरा चीज गई। और फास्फोरस आया तो अपने साथ 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन लेके आया। तो ओवरऑल तो मामला बोलो क्या है? न्यूट्रल ही है ना। कोई कहे कि सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अरे यार ये फ्री भी हो गया, निखिल फ्री भी हो गया, तो इसके बदले का 15 प्रोटॉन तो फास्फोरस के पास है ना। तो ओवरऑल क्रिस्टल तो अभी भी बोलो क्या है? न्यूट्रल ही है। न्यूट्रल चीज गई थी, न्यूट्रल चीज आई, न्यूट्रल रहेगा भाई। सो न्यूट्रल रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। पूछेगा वो चार्ज आपसे एन टाइप पे पी टाइप पे, बोलेंगे न्यूट्रल है भाई, खत्म कहानी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए? नहीं आ रहा समझ? चलिए, इसके बाद ये मक्खियां कमाल है, आ जाओ। इसके बाद आते हैं पीएन जंक्शन डायोड पे। 3 चीजें बची हैं, डायोड, बाइजिंग एंड रेक्टिफायर, खत्म। आपको पता है। सो डायोड कैसे बनता है भाई? आप याद करिए, मैंने आपको बोला था कि मेरे पास ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये मेरे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ऐसे हमने इनको जोड़ दिया और एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड बनता है। क्या आप जानते हैं कि एन टाइप और पी टाइप में क्या सीन चल रहा है? आपको पता है एन टाइप में बहुत सारे ऐसे येलो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मौजूद, येलो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर क्या है? ऐसे बहुत सारे होल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बड़ी सख्त जरूरत है, जिनको आगे बगल वाले वो भरने लग रहे हैं, बोला है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, एक्स्ट्रा फालतू इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर इन दोनों चीजों को तुम कॉन्टेक्ट में ले आओगे तो इस साइड के इलेक्ट्रॉन जंप करके एल्यूमिनियम की इस होल को भरेंगे कि नहीं भरेंगे? भरेंगे सर। तो जैसे ही मैं एन टाइप और पी टाइप को पास लेके आता हूं, मैंने बनाया क्या है? मैंने ये बनाया कि एन टाइप के पास ये जो मैंने डॉटेड में बनाया ये इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है मेजोरिटी में एन टाइप में क्या होता है? मेजोरिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सर इंट्रिंसिक तक दोनों चीजें बराबर थी, इलेक्ट्रॉन और बराबर था। लेकिन मैंने अगर 1 लाख फास्फोरस डाले तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन आए, होल नहीं आए। तो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होंगे, होल्स माइनॉरिटी में होंगे। मेरे माइनॉरिटी भी होगी, भूलिए मत माइनॉरिटी होगी। नहीं यार कुछ बात समझे मैंने क्या बोला? एन टाइप के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो है, लेकिन क्या होल्स नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि पहले से एन टाइप पहले से इंट्रिंसिक तो था ही ना, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे उतने होल तो थे ना। तो होल भी होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, इसलिए मैंने एन साइड पे बहुत सारे मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स दिखाए और माइनॉरिटी में कुछ होल्स भी बनाए हैं। पी टाइप पे उल्टा हाल है कि जब एल्यूमिनियम आया तो अपने साथ होल लेके आया। अगर 1 लाख एल्यूमिनियम तो 1 लाख होल बढ़ गए, तो होल बहुत सारे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। तो एक में मेजोरिटी अलग है, एक में माइनॉरिटी अलग है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जैसे तुम इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाओगे, आपको बहुत स्वाभाविक तौर पर पता होना चाहिए कि एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट कर देंगे पी साइड के होल्स में। स्वाभाविक है भाई। और जब वो जंप करेंगे तो पहले वो भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे क्रिस्टल से इधर एंट्री मार रहा है, तो यार उसकी वजह से ये वाली साइड कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के बदले का यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है। अरे नहीं आया भाई समझ। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आएगा तो ये वाला बॉडी कैसा होने लगेगा? नेगेटिव। और वो वाला कैसा होने लगेगा? पॉजिटिव। क्योंकि फास्फोरस के 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, उधर प्रोटॉन प्रोटॉन रह गया भाई, तो उसकी वजह से वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। तो भैया जैसे ही तुम एन टाइप और पी टाइप को ऐसे मिलाते हो, एन टाइप पी टाइप को ऐसे मिलाते हो, इधर भाई आ रहे हैं हर्षित, तो आपके एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देते हैं पी साइड में। जैसे ही एन साइड के इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे पी साइड में, मुझे बताओ पी वाला साइड कैसा चार्ज होने लगेगा? नेगेटिव। एन वाला साइड
बीच में एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी एन से पी की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसका नाम एक रखता हूं, इसका नाम रखता हूं, ये रीजन जो होता है इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, और इसको मैं एक बैरियर की तरह बोलता हूं एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। बैरियर क्यों बोलता हूं? क्योंकि जब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एन साइड के पी साइड पे जाने की कोशिश करते हैं, तो पी साइड बोलो कैसी चार्ज हो चुकी है? नेगेटिव। अरे यार ये वाली साइड कैसी चार्ज हो चुकी है? नेगेटिव। वो वाली कैसी बोलो? थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये नेगेटिव हो गया, वो वाला साइड क्या होगा? बोलो पॉजिटिव। अब और इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करते हैं तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको रोकता है कि भाई तुम क्यों आ रहे हो, हम तो नेगेटिव है भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकता है। तो जब एन साइड के और इलेक्ट्रॉन्स वहां जाने की कोशिश करते हैं तो यहां का नेगेटिव पोटेंशियल उसको आने से रोकता है। इसलिए इसका नाम रखा कि एक ऐसा पोटेंशियल क्रिएट हो गया जिसने एक बैरियर पैदा कर दिया। तो क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल बैरियर। लेकिन अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स और इतने सारे होल्स तो एक बढ़िया अट्रैक्शन चल रहा होगा और हो सकता है कि इतनी एनर्जी हो कि ये जंप कर जाए। अगर ये फिर भी जंप कर गए, तो यहां पर और ज्यादा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहां पर और ज्यादा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी और बहुत हाई पोटेंशियल भी पैदा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? इसके बाद अब इतना ज्यादा नेगेटिव और इतना ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है कि हो सकता है कि अब इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करे बट पोटेंशियल बैरियर अलाउ ना करे। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? अब पोटेंशियल बैरियर अलाउ नहीं कर रहा और ये यहां पर रुक गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? लेकिन एक बात तो है, मेजॉरिटीज को अलाउ नहीं कर रहा है, मेजॉरिटीज को अलाउ नहीं कर रहा है। एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जा नहीं पाएंगे और होल्स भी वहां नहीं जा पाएंगे बिकॉज होल साइड पॉजिटिव है। लेकिन आप ये ना भूले कि इस पी साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं माइनॉरिटी में। क्या होते हैं बोलो? और एन साइड पे बोलो क्या बैठे थे? होल्स। और आपको पता है कि वो वाली साइड प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो ये उसको खींच रहा होगा, ये उधर जाना अलाउड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यार यहाँ के इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जा सकते बिकॉज वो नेगेटिव है, बट वहां के इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ सकते हैं, पॉजिटिव है। तो अब क्या होता है, जैसे ये बैरियर क्रिएट होता है ना, तो ये माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है बोलो? माइनॉरिटीज को। और माइनॉरिटी के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। करते कि नहीं करते जंप? लेकिन संख्या बड़ी कम होती है तो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होता इसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जंप होता है। तो आपको दो तरह के करंट्स की बात करेगा, एक करंट बोलेगा डिफ्यूजन करंट, एक बोलेगा ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट कौन सा होता है? जब एन साइड की मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करके पी साइड पे जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से हम करंट बोलते हैं, तो उसको बोलो कौन सा करंट बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। तो कोई पूछेगा डिफ्यूजन करंट क्या है, तो व्हेन द मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन साइड जंप टू द पी साइड द करंट फॉर्म्ड इज डिफ्यूजन करंट। बट जब ये बैरियर क्रिएट होता है तो वो डिफ्यूजन करंट आपको पता है थोड़ी देर बाद बनना बंद हो जाएगा। समझते हैं यार आप लोग? तो लेकिन माइनॉरिटीज जंप करेंगे उल्टी साइड पे, ऐसे में जो करंट बनता है इसको बोलो क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको? वो रहा डिफ्यूजन करंट, वो रहा ड्रिफ्ट करंट। पढ़ेंगे एकदम याद आ जाएगा। नहीं आ रहा है अभी भी समझ में? आ गया? तो मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड तैयार हो गया है। ये मेरे पास है एक सेटअप तैयार हो गया पीएन जंक्शन डायोड का, एक चीज तैयार हो गई मेरे पास। इसका क्या इस्तेमाल है वो मैंने आपको अभी सिखा रखा है। तो मेरे पास एक सेटअप तैयार हो गया, लेकिन इस सेटअप में कमी है कि इसके बीच में जहां जंक्शन है ना, वहां पर किसी का भी आना जाना अलाउड। बाहर यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, यहां पर होल्स बैठे हैं, लेकिन बीच में आना जाना अलाउड। देखो बीच में बैरियर है, ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर कोई भी आना जाना अलाउड नहीं है। तो जब मैं इसका सर्किट में यूज करूंगा तो थोड़ा अभी काम का तो नहीं है। क्यों काम का नहीं है? बिकॉज सर्किट में तो पूरे का फ्लो होना जरूरी है ना। तो अभी तो फिलहाल काम का नहीं, डिप्लीशन रीजन काम का नहीं है, लेकिन देखते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसका सिंबल होता है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का। ये बनाने का तरीका ये रहा, पी साइड पे होल्स बचे हुए हैं कुछ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए कुछ। ये कैसे प्लस माइनस आया आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए थे, ये नेगेटिव बन गया था, पॉजिटिव बन गया था, एक बैरियर क्रिएट हो गया था। क्लियर होता है या नहीं होता? बीच में अच्छी खासी एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है जो कि इनको यहाँ से आने से रोकती है। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इस डायोड को सर्किट में लगाना है। अब डायोड की ना बाइजिंग होती है बच्चों। बाइजिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है मैं बस इतना बता रहा हूँ, इस एंड और इस एंड के बीच में, आदर्श इस एंड और इस एंड के बीच में ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कि जैसे मैं हमेशा डैम वाला एग्जांपल देता हूँ ना कि यहाँ पर 100 का पोटेंशियल है, नीचे 0 का, तो 100 का डिफरेंस है। तो वही बात है कि यहाँ पर 6 का मतलब यहाँ पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल है और धीरे धीरे उस तरफ जा रहा हूँ तो 0 का है, तो डिफरेंस कितने का है बोलो? 6 का। ये ऐसे हाइट दिखा रहा है कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर बोलो क्या है? जितना मैं उस तरफ जा रहा हूँ लो होता जा रहा है पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल यहाँ पर आके कितने का होगा? 0, वहां पर 6 का डिफरेंस है। नहीं समझे? ये बस ग्राफ बना रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल वहां पर बढ़ गया है, 6 का पोटेंशियल यहाँ पर है, वहां पर 0 का डिफरेंस कितने का पड़ रहा है पोटेंशियल का? 6 का। कोई दिक्कत नहीं है, बैरियर है, बैरियर पोटेंशियल। क्या करता है बैरियर पोटेंशियल? दोबारा बताओ, बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? सर इन मेजॉरिटीज को आने से रोकता है। अब सुनिए असली चीज जिसको हम बोलते हैं बाइजिंग। बस सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग। समझ आ रहा है यहाँ तक का? कोई मुश्किल नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ जल्दी आएगा यार सब कुछ। अब बाइजिंग दो तरह की होती है बच्चों, इधर इधर, लेकिन एक्टिव रहो बच्चों। एक फॉरवर्ड बाइजिंग और एक रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है कि जब हम डायोड को कनेक्ट करते हैं उसके पी को प्लस से और एन को माइनस से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। और जब पी को करते हैं माइनस से, एन को करते हैं प्लस से, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइजिंग। यहाँ मैंने वही शब्द लिखे कि जब पी को जोड़ेंगे पॉजिटिव से, एन को जोड़ेंगे नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बाइजिंग, अदरवाइज रिवर्स बाइजिंग। समझ में आ गई बात? अब बाइजिंग में करना क्या है वो मैं आपको आगे सिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। फॉरवर्ड बाइजिंग में मैंने क्या करा? ओ भाई साहब,
डायोड की पी साइड मैंने प्लस से जोड़ी, एन साइड मैंने किससे जोड़ी, माइनस से। पी साइड को मैंने प्लस से, एन साइड को मैंने किससे, बोलो, माइनस से। मुझे तुम ये बताओ जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी किस तरफ ताकत काम करती है? इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, जो कि इन मेजॉरिटीज को अलाउ नहीं कर रही। नाजिया बात समझ आ रही है? लेकिन आपने जो पोटेंशियल लगाया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस तरफ होगा। आपने प्लस इधर लगाया तो मतलब ये वाला साइड प्लस का कर दिया आपने, और माइनस इधर लगाया तो ये वाला साइड माइनस का कर दिया। आपका अप्लाइड पोटेंशियल इस तरफ है, उसका पोटेंशियल बैरियर इस तरफ है, आप विपरीत काम कर रहे हैं। आपकी अप्लाइड पोटेंशियल उसके विपरीत यानी उसके अगेंस्ट काम कर रही है। हर्ष बात समझ में आ रही है? भाई तेरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, वो जो बैरियर पोटेंशियल बैरियर वो तो इस तरफ है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरफ अप्लाइड पोटेंशियल की। अपोजिट है कि नहीं बताओ जरा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व किया कि जब 0 वोल्ट यहां पर हमने लगाया, ये वैरिंग वोल्टेज होती है, बदलते हैं इसको, तो हमने पाया करंट 0 ही है। करंट कितना है बोलो? 0। मैंने इसको 1 वोल्ट करा, इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने इसको बढ़ा के 1 वोल्ट करा, मैंने पाया करंट फिर भी 0 ही है। 2 वोल्ट करा 0 ही है। ऐसा क्यों यार? एक बात समझिए, यहां पर कितने का पोटेंशियल बैरियर है? मान लो 6 वोल्ट का। कितने का बोलो? तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर ऐसा काम कर रहा है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल ऐसा काम कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोक रहा है। और जब तक सर्किट में पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक साइकिल पूरी नहीं करेंगे तब तक करंट, नितिन, जब तक ये पूरी साइकिल पूरी नहीं होगी, ये जंप करके नहीं जाएंगे, जंप करके नहीं जाएंगे और साइकिल पूरी नहीं होगी, करंट। तो आपका पोटेंशियल बैरियर कितने वोल्ट का है बोलो? 6 का। आपने 1 वोल्ट भले ही बना दिया अपोजिट में, तो 6 का यहां से, 1 का यहां से, तो भी तो यहां पर 5 का काम करेगा ना। अरे नहीं समझे यार। अपोजिट में कितने का काम कर रहे हैं कार्तिक? 6 का। आपने कितने का अप्लाइड कर दिया? 1 का। तो 6 को 1 काट देगा तो बोलो फिर भी अपोजिट में कितने की पोटेंशियल काम करेगी? 5 की। तो वो 6 से कितनी हो जाएगी बोलो? 5। लेकिन पोटेंशियल बैरियर अभी भी लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन्स को आने जाने नहीं देगा, तो करंट अभी भी कितना बनेगा? 0। आपने 2 वोल्ट कर दिया, अरे यार आपने अप्लाइड पोटेंशियल 2 कर दिया, लेकिन पोटेंशियल बैरियर अभी भी 6 का है, वो तो 6 का है, तो कितने की पोटेंशियल बचेगी? 4 की। तो अभी भी वो अलाउ 0। 3 वोल्ट कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 5 वोल्ट भी लगा दिया, 0। क्यों भाई? 5 वोल्ट आपने लगाया, 6 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, अभी भी पोटेंशियल बैरियर टिका पड़ा है 1 वोल्ट से, और वो आना जाना अलाउड नहीं कर रहा भाई, मना कर रहा है, नहीं जाने दूंगा। तो करंट कितना बोलो? 0। लेकिन जैसे ही मेरा 6 वोल्ट होता है उससे थोड़ा सा पहले ही एकदम से कुछ करंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों भाई? ऐसा क्या हुआ कि मैंने जब अप्लाइड पोटेंशियल 6 का कर दिया तो मेरा करंट बनना शुरू हो गया? क्योंकि यार मैंने अप्लाइड पोटेंशियल इस तरफ को करा और बैरियर पोटेंशियल इस तरफ को था। समझिए इस बात को, बैरियर पोटेंशियल इस तरफ को था। आयुष नहीं आ रही बात समझ में? बैरियर पोटेंशियल इस तरफ को था, नहीं आया समझ में? क्या हुआ? बैरियर पोटेंशियल इस तरफ को था और अप्लाइड पोटेंशियल इस तरफ को है। अगर बैरियर पोटेंशियल 6 वोल्ट का था और आपने अप्लाइड भी 6 कर दिया तो उसने काट दिया ना एक दूसरे को। अब तो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और अब पहली बार करंट बना, पहली बार करंट बना। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा याद क्या पढ़ाया था है? अगर तुम उसके बाद अब 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट करोगे तो क्या होगा जरा बताओ? 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट, तो अब तो बैरियर खत्म हो चुका है, अब तो फ्लो और तेज होगा और करंट और बढ़ेगा। तो करंट अब बढ़ने लगेगा, 1 से 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर, ऐसे करंट बढ़ा। तो हमने पाया कि भैया फॉरवर्ड बाइजिंग के दौरान हमारा डायोड कुछ वोल्टेज तक करंट नहीं बनाता, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद करंट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? दिमाग लगा लो भाई। कुछ तक क्यों नहीं बनाता? कि कुछ तक पोटेंशियल बैरियर टिका रहता है, हालांकि हमारी अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट होती है, बट फिर भी हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो तब तक टिका रहता है और तब तक करंट को नहीं बनने देता। क्लियर है कि नहीं? बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल वैनिश हो जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और करंट बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद बढ़ेगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। क्या बोलते हैं? तो मुझे तुम सब बच्चे की जवाब दे दो, अगर मैंने डायोड को फॉरवर्ड बाइजिंग में कनेक्शन लगाया है तो वो करंट बनाएगा नहीं बनाएगा? तो हम बोलेंगे सर करंट बनाएगा लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज के बाद बनाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं। कट इन वोल्टेज में लिखवाया भी होगा, कट इन वोल्टेज। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? समझ आ गया? आइए रिवर्स बाइजिंग की तरफ चलते हैं। कराऊं? दिक्कत तो नहीं है कुछ भी? ठीक है। रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा जरा बताओ? 5 मिनट है, एक्टिव हो जाओ। पी साइड को हम किससे जोड़ेंगे? माइनस से। एन साइड को हम किससे जोड़ेंगे? प्लस से। उल्टा कर देंगे भाई। भाई उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर इस तरफ काम करता है और आपने भी प्लस यहां लगा दिया, माइनस यहां लगा दिया, आपने अप्लाइड पोटेंशियल भी इधर लगा दिया और बैरियर पोटेंशियल भी इधर। इसका मतलब इस बार आपकी अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट करेगी, कम नहीं होगा बैरियर पोटेंशियल और बढ़ता जाएगा भाई। समझे कि नहीं समझे सचिन? तो क्या करूंगा बता जरा मैं?
तो मैंने एक चीज पाई, ध्यान समझना बच्चों, मैंने पाया कि इस वजह मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूँ 6 वोल्ट की बजाय घटता नहीं है, 7 8 9 पोटेंशियल बढ़ता ही जाता है, बैरियर पोटेंशियल और बढ़ता जाता है। अच्छा बताओ, अगर बैरियर पोटेंशियल और ताकतवर हो गया तो मेजोरिटीज का तो अलाउ बिल्कुल ही बंद हो जाएगा भाई। आप जानते हैं मेजोरिटीज का फ्लो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये तो चलने नहीं देता मेजोरिटी को। फिर इस बार करंट कैसे बनेगा, तो हमने इसका भी ग्राफ बना के देखा, और इसका ग्राफ मैंने जानबूझ के थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया, जैसे तो फर्स्ट में बनाया ना, इसका मैंने थर्ड में बनाया, क्योंकि मैं तुम्हें जब एमटीसी गिराऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ केसेस के अंदर ग्राफ एक ही डायग्राम में बनाया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया गया फॉरवर्ड का, और थर्ड में बनाया गया रिवर्स का। समझने के लिए होता है बस, इसका मतलब क्या होता है सुन लीजिए, यहाँ वोल्टेज और यहाँ बोलो क्या है, करंट है, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ बोलो क्या है, करंट है। बात वही है, इस तरफ जाऊंगा वोल्टेज बढ़ेगी, देखूंगा करंट के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है, बन सकते थर्ड में। तो हमने क्या पाया, शुरू में जब 0 वोल्ट है 0 करंट है, लेकिन जब मैंने 1 वोल्ट करा तो मेरा 1 माइक्रो एम्पियर करंट बन गया, और ये करंट बना माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में नहीं। फॉरवर्ड में देखो जरा किसमें बना था, फॉरवर्ड में जैसे ही मेजॉरिटीज ने चलना स्टार्ट करा मिली एम्पियर्स में करंट जोड़ा। ओ भैया, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होता है। कितने गुना बोलो, मतलब कि क्योंकि यहां पर कौन करंट बनाता है फॉरवर्ड वाइजिंग में, सब बच्चे बताओ, फॉरवर्ड वाइजिंग में कौन करंट बनाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो करंट अच्छा खासा बनेगा। और यहां पता है क्या होता है, जैसे ही तुम 1 वोल्ट लगाते हो बैरियर पोटेंशियल और ताकतवर हो जाता है, सुन लीजिएगा, और ताकतवर हो जाता है, मेजॉरिटीज का जाने का कोई चांस। लेकिन आप थोड़ा सा याद करें, आज की क्लास में सिखाया है कि ये बैरियर माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है, ये बैरियर और ताकतवर हुआ तो यहाँ जो पी साइड पे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं माइनॉरिटी में, वो जंप करेंगे वहां पर, तो कुछ करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर, बनेगा, ड्रिफ्ट करंट बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वो करंट बहुत थोड़ा सा होगा, माइक्रोज में होगा। इसलिए मैंने बोला 1 वोल्ट लगाया तो 1 माइक्रो एम्पियर बना, 2 वोल्ट बढ़ाया और बैरियर पोटेंशियल ताकतवर हो गया, 1 2 और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर निकाल आया, तो 2 माइक्रो एम्पियर करंट बढ़ गया। फिर 3 वोल्ट करा, 3 माइक्रो एम्पियर बन गया, 4 वोल्ट करा, लेकिन मैंने पाया 4 के बाद 3, 5 पे 3, 6 पे 3, ऐसा क्यों सर, थोड़ी देर बाद कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। तो मैं जब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहा था तो माइनॉरिटीज ने जंप करना शुरू किया, और एक टाइम के बाद माइनॉरिटीज फिनिश हो गई, तो जितने तक उन्होंने बनाना था बना दिया, 3 के बाद वो बढ़ना बंद हो गया। लेकिन आप समझे, शुरू में जब मैंने वोल्टेज बढ़ाई तो यहां पर करंट बढ़ा, माइक्रोज में बढ़ा, क्योंकि किसने बनाया वो करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने, जिनकी संख्या कम होती है, और संख्या कम होती है तो उनका करंट भी क्या बनेगा, कम ही बनेगा। लेकिन फिर वो कांस्टेंट क्यों हो गया, फिर वो कांस्टेंट क्यों हो गया, 3 पे ही क्यों रुक गया, क्योंकि जितनी माइनॉरिटीज थी वो इन्वॉल्व हो चुकी है, उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ाए जा रहा हूं, बैरियर और ताकतवर हो जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी का जाना अलाउड है नहीं, और माइनॉरिटी टोटली जितनी इन्वॉल्व होनी थी हो चुकी है, करंट कांस्टेंट हो चुका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर बाद में क्या सीन आएगा बात करेंगे। तो आप ऐसी सिलसिला चलता रहा कि आप वोल्टेज बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, 3 पे कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी माइनॉरिटीज इन्वॉल्व होनी थी हो गई। लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आई 10 वोल्ट करते के साथ ही एक बार ऐसा धमाका हुआ इसके अंदर कि जैसे ही मैंने वोल्टेज यहां पर 10 वोल्ट की करी, एकदम से इस सर्किट ने इनफाइनाइट करंट की फॉर्मेशन कर दी। ऐसा कैसे हो गया, तो मैंने क्या बताया था कि जब मैं यहां पर वोल्टेज को बढ़ाता चलूंगा तो इस बैरियर पोटेंशियल की वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगी, और जब पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा, सब कुछ बोर्ड पे लिखा होता है पीडीएफ के अंदर ही, आप लोग पढ़ेंगे सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो जब पोटेंशियल बढ़ेगा बीच का, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ताकतवर हो जाती है कि आप ये ना भूलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहीं बनाया होगा, ये रहा, कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होती है और बीच में कहीं एटम्स मौजूद हो, तो आपको पता है एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज होती है, नेगेटिव चीज होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड इधर होगा, नेगेटिव एंड इधर होगा, आशीष इधर। तो इस इलेक्ट्रॉन पे खिंचाव लगेगा उस तरफ को, और जो बचा हुआ पॉजिटिव आयन है, क्योंकि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बचती हुई पीछे पॉजिटिव आयन होती है, पॉजिटिव आयन पे खिंचाव लगेगा इस तरफ को। मतलब ये ऐसे होगा कि जैसे कि ये पेन और ये ढक्कन है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा एटम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई, तो एक साइड प्लस की और एक साइड बोलो क्या माइनस की। तो भैया इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लग रहा है और बचा हुआ पॉजिटिव आयन उस पर इस तरफ लग रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ताकत से फोर्स लगा इस तरफ को और इस पे लगा इस तरफ को, तो बोलो इधर इधर बैठे सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स छिटक जाएंगे नहीं छिटक जाएंगे। तो भैया इस डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, भूलिए मत, डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स मौजूद हैं। अरे ये भैया एन टाइप पी टाइप किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन के एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे एटम्स मौजूद है, और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैद है जो कि फ्री नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता था। लेकिन अंदर अब इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स पे लगाया इस तरफ फोर्स और आयंस पे लगाया इस तरफ फोर्स, पॉजिटिव आयंस पे, और इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये सारे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को छिटक देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन छिटकते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेंगे पॉजिटिव साइड में निकलेगा, फ्लो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा फ्लो, और एकदम से इनफाइनाइट करंट बनेगा। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस डिप्लीशन रीजन में सिलिकॉन एटम्स की संख्या मिलियंस में है। मिलियंस तो क्या है यार, मैं बोल रहा हूँ 10 to the power 23 में आप काउंट करते हैं मोल्स में, तो इतने सारे सिलिकॉन एटम बैठे हैं सब के सब। और मैं बता दूं तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लगभग कितनी चाहिए होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 10 की पावर
6 वोल्ट पर मीटर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर एक यूनिट पे 10 की पावर 6 वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जब, तो ब्रेक डाउन हो जाता है डिप्लीशन रीजन का, वहां बैठे सारे एटम्स बोलो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो मत समझिए कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करा, माइनॉरिटी ने, नहीं नहीं नहीं, डिप्लीशन रीजन में बैठे एटम्स ही बोलो क्या हो गए, आयनाइज हो गए, और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एकदम से फ्लो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से करंट इनफाइनाइट हो गया। इस वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो कोई तुमसे पूछे कि रिवर्स बाइजिंग में करंट बनता है कि नहीं बनता, तो आप लोग दो जवाब देंगे। आप कहेंगे कि रिवर्स बाइजिंग में करंट नहीं बनता, ये माइक्रो एम्पेयर वाले करंट को बिल्कुल भी कंसीडर मत करिए। माइक्रो एम्पेयर करंट 10 टू द पावर -6 में है, ना के बराबर करंट है। तो आप बोलेंगे रिवर्स बाइजिंग इज नॉन कंडक्टिंग। एक गैलोनोमीटर मिलीमीटर रीड भी नहीं करेगा, मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3, वो 1 मिली एम्पेयर जो होता है वो लगभग 1000 माइक्रो एम्पेयर मिलेंगे तब जाके बनेगा। तो हमारा मिलीमीटर रीड भी नहीं करेगा माइक्रो एम्पेयर करंट को। रिवर्स बाइजिंग में लगा लेना, सुई हिलेगी भी नहीं, सुई हिलेगी भी नहीं हल्की सी भी। तो रिवर्स बाइजिंग में हम लोग बोलेंगे कि हमारा सर्किट कंडक्टिंग नहीं होता है टिल द कट ऑफ वोल्टेज, टिल द। लेकिन अगर कट ऑफ वोल्टेज आ गई, इतनी स्ट्रॉन्ग आपने अप्लाइड पोटेंशियल लगा दी कि उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन पे इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी कि वहां बैठे एटम्स ही आयनाइज हो गए, तो सर ब्रेक डाउन होगा एटम्स का, और बहुत ज्यादा नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होगा, और बहुत इनफाइनाइट करंट यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते रिवर्स बाइजिंग। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? रेक्टिफायर नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो। अभी कितने पे रोकूंगा, मेरे को पता है कहां तक करना है कहां तक नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टिफायर तक छोड़ेंगे अभी आप। लेकिन मेरी पूरी बात बताओ, आप लोगों को तीनों टाइप्स के मटेरियल समझ में आए? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। डिफरेंस किस बात पे है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इस पे बात है। ओए, कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं है, और सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएट रेंज में। फिर कमी क्या थी? ओए, कमी कमी क्या थी? एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था इंसुलेटर में, उसमें बिल्कुल नहीं था, इसमें मिड रेट में था। इंट्रिंसिक थे, एक्सट्रिंसिक थे। एक्सट्रिंसिक में तुम लोगों को पता है एन टाइप और पी टाइप, एक में फास्फोरस को डाल के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का एक लेवल क्रिएट करा। इंट्रिंसिक आपको समझ में आ चुका है, इसमें फास्फोरस को डाल के एक एक्स्ट्रा लेवल क्रिएट करा, डोनर एनर्जी लेवल। इसमें सिलिकॉन्स को डाल के एक होल्स वाला लेवल क्रिएट करा, एक्सेप्टर लेवल, जिसने गैप को कम कर दिया फ्री करने के। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद दोनों को मिला के हमने क्या तैयार किया बोलो? पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें दो तरह का करंट बना, एक डिफ्यूजन करंट और एक बोलो क्या बना? ड्रिफ्ट करंट। और इस तरह का डिप्लीशन रीजन बीच में तैयार हो जाता है। फिर हम इसकी बाइजिंग करते हैं, या तो एक फॉरवर्ड बाइजिंग करते हैं, या बोलो क्या करते हैं? रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारी अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर को काट रही होती है, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वो पोटेंशियल बैरियर को खत्म कर देगी बिल्कुल, और करंट का बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक ठाक मिली एम्पियर्स के अंदर, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी करंट बना रही होती है। बट यहाँ पर रिवर्स बाइजिंग के अंदर हमारी जो अप्लाइड पोटेंशियल होती है वो सपोर्ट कर रही होती है, बोलो किसको? वो सपोर्ट कर रही होती है, बोलो किसको? बैरियर को। तो बैरियर को सपोर्ट करेगी तो मेजॉरिटीज फ्लो कभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज फ्लो करना स्टार्ट करती है, जिससे कुछ करंट बनता है, लेकिन माइनॉरिटीज लिमिटेड होती है, इससे करंट बोलो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब एग्जामिनर के क्वेश्चंस क्या है? कहेगा रिवर्स बाइजिंग में करंट सैचुरेट क्यों हो गया, तो आप बोलेंगे वो माइनॉरिटीज की वजह से, और माइनॉरिटीज लिमिटेड होती है तो करंट बोलो क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। माइक्रो एम्पेयर्स में क्यों होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स बाइजिंग में। अभी एमटीजी ग्राम को दिखाऊं तुम लोगों को कि रिवर्स बाइजिंग में करंट माइक्रो एम्पेयर्स में क्यों है, और उसमें फॉरवर्ड बाइजिंग में मिली में क्यों है। तो आप बोलेंगे फॉरवर्ड के अंदर मेजॉरिटी चार्ज करंट बनाते हैं, और इसमें बोलो कौन बनाते हैं? माइनॉरिटी। फिर लेकिन ध्यान रखेंगे रिवर्स बाइजिंग के अंदर लेकिन एक ऐसी वोल्टेज आती है जिसको कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद सर करंट इनफाइनाइट जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सोच समझ के बताओ। ये मुद्दा समझ में आ गया सब बच्चों को? बता दो क्या ये भी? वैसे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेंगे इसमें, कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्लास में सीधा एमटीजी स्टार्ट करें ना। 1 मिनट रुकना है, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाते हैं फिर करते हैं, ठीक है? क्योंकि खत्म 7:30 पे करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग बताओ? हो गया ना चैप्टर रिवाइज? कनिष्का का नहीं हुआ? अच्छा, मैं इसकी जो थ्योरी पार्ट है ना, जो बच्चे कह रहे थे लिखा नहीं है, सुन लो सुन लो। मैं अगर अभी नहीं भी लिख पाऊंगा ना, तो मैंने पिछले साल जो बच्चों को पढ़ाया था, सेम टॉपिक पढ़ाया था, तो उसके अंदर थ्योरी लिखी हुई है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तुम लोगों को, तो वहां से थ्योरी नोट डाउन कर लो। मेन तो थ्योरी चाहिए ना आप लोगों को, तो नोट डाउन कर लो। अब मेरी लिखी हुई भाई, और कौन लिखेगा? मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। कोशिश ये करना, अगर आप लोग एमटीजी ले सकें तो नेक्स्ट क्लास में एमटीजी लेके आओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि बोर्ड पे तो मैं एमटीजी ओपन रखूंगा, लेकिन आप लोगों के पास होगी तो फायदा रहेगा। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो अमेजोन से। फिर मैं ये
पैसे ही मांगता रहूंगा। और एक चीज सुन लीजिए बच्चों, ए तुम लोगों की इस संडे से नेक्स्ट संडे जो है ना पीटीएम भी है इस बार फाइनल, ठीक है। जो टेस्ट तुम्हारे हुए हैं वो चेक हो जाएंगे, एक का टेस्ट और मेरे को रखना है वो हो जाएगा, लेकिन इस संडे से नेक्स्ट संडे रिवीजन से पहले एक पीटीएम रखनी थी, वो पहले तो नहीं हो पा रही लेकिन टेस्ट से पहले हो जाएगी। तो पीटीएम आप लोगों की इस संडे से नेक्स्ट संडे कंफर्म्ड है, ठीक है। मैं उसका मैसेज भी ग्रुप में डाल दूंगा। इस संडे के अगले संडे पीटीएम आप लोगों की जरूर रहेगी, टेस्ट का भी डाल देंगे। चलिए लास्ट चीज बच्चों आ जाइए, इसके बाद आता है, ओए बस 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 बस, ओए लास्ट 10 मिनट्स फिनिश करते हैं इसको। अब लास्ट हमारे पास है बच्चों रेक्टिफायर। अगर आपने समझा हुआ है तो एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट आप लोग जानते हैं कैसा होता है, ऐसे वेरी करता है। इस ऐसे वेरी का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट लगा हुआ है तो कुछ देर करंट चलेगा ए से बी, तो अगली हाफ साइकिल में करंट चलेगा बी से ए। जैसे कि मान लो ये टोटल 4 सेकंड का गैप है ना, तो 2 सेकंड करंट चला ए से बी, देखो ए से बी, और 2 सेकंड चला बी से ए। लेकिन ये कैसा है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। जब ए से बी चलता है तो भी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है, पहले ए से बी चलेगा 1 2 3 4 5, फिर इसी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन घटेगा 5 4 3 2 1 0, फिर इस डायरेक्शन में पहले बढ़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2 1 0। तो मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट का फीचर क्या होता है कि इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली, मैग्नीट्यूड को बार बार चेंज करता रहेगा और डायरेक्शन को एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज करेगा, फिक्स पीरियड के बाद डायरेक्शन बाद में पलट लेता है अपनी। ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है जिसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में रहेगा ए से बी, और मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है, फिक्स पीरियड के बाद चेंज होता है। इज दिस फाइन? बढ़ूं आगे। अब उसके बाद मैंने क्या पाया, अबे दैट्स अ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर का मेन पर्पस यहां पर होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी तरीके से डायरेक्ट करंट के फीचर्स देना, किसी तरीके से उसको डायरेक्ट करंट बनाना। क्योंकि आप एक बात तो समझ जाइए, हमारे घर की जो सप्लाई आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की आ रही है। कारण बड़ा स्वाभाविक है, बदल बदल के भेजनी पड़ती है ट्रांसफार्मर से, बढ़ानी घटानी पड़ती है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट बनाया जाता है क्योंकि उसी को वैरी कर सकते हो ट्रांसफार्मर के जरिए। लेकिन टीवी को तो या इस पैनल को तो बेसिकली डायरेक्ट करंट चाहिए ना, कि कांस्टेंट आना चाहिए भाई, ऐसे बढ़े घटे ना, बीच में जीरो भी हो जाता है, ऐसा ना हो भाई, कांस्टेंट आना चाहिए। तो उसके लिए हमें रेक्टिफायर लगाना ही पड़ेगा इसके अंदर। अब रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो सप्लाई हमारी इनपुट वाली सप्लाई ऐसे आती है जिसमें करंट पहले ए से बी चलता है, फिर बी से ए, फिर ए से बी, फिर बी से ए, ऐसा जो आता है, हम चाहते हैं कि वो करंट किसी एक ही डायरेक्शन में चले। तो उसके लिए हमने एक सेटअप तैयार किया, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, ये बच्चों ट्रांसफार्मर है, आप जानते हैं प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल जो कि उसको चेंज करती है। जैसे कि मान लो 220 वोल्ट की ऑल्टरनेटिंग करंट है, आपके टीवी को चाहिए 25 वोल्ट, तो पहले वो उसको लो करेगा, 30 40 वोल्ट पे लो कर लेगा, लो कर लेगा मतलब डाउन कर लेगा, और उसके बाद वो उसको भेजेगा इस लोड के पास जो भी टीवी लगा हुआ है। लेकिन इस टीवी से पहले हमने एक डायोड लगा रखा, क्या लगा रखा बोलो, डायोड। और एक कमाल की चीज है कि हमने यहाँ पर जो एक डायोड लगाया वो क्या हमारा काम करेगा, ध्यान समझिएगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, जैसे कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ध्यान देना बच्चों, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो जो फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी, जो फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी एसी की, उसमें आपको पता है अगर करंट ए से बी जा रहा है, ए से बी, तो ए वाला एंड प्लस का होगा, बी वाला एंड माइनस का, बिकॉज करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। तो जो मेरी एसी की फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी वो ए से बी करंट बनाएगी, आपको पता है नेक्स्ट हाफ साइकिल बी से ए बनाएगी, फिर ए से बी बनेगा और फिर बी से ए। लेकिन देखता हूं मेरे लोड में करंट किस तरीके से जाएगा, समझने की कोशिश करना। तो जो मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें करंट ए से बी जाएगा, तो ए वाला एंड प्लस का होगा और बी वाला एंड माइनस का, जिससे मुझे बताओ मेरा डायोड का पी वाला साइड, डायोड का पी वाला साइड प्लस से और एन वाला साइड माइनस से, कैसा बाइजिंग है, फॉरवर्ड, कैसा बाइजिंग है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, एंड इफ द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस इट इज कंडक्टिंग, वो अपने अंदर से जाने देगा, आपको पता है रास्ता जाने देगा, खुला रहता है रास्ता फॉरवर्ड बाइजिंग एक सर्टेन वोल्टेज के बाद। तो उतनी वोल्टेज होती है यहाँ पर कि वो रास्ते को खोल दें और यहाँ से लोड में से करंट जाएगा। तो लोड में से जो पीक्यू में से करंट जाएगा कनिष्का इधर, वो कैसा जाएगा सर, ए से बी जो करंट आया वो बढ़ा और फिर घटा, तो पी से क्यू में भी जो करंट जाएगा वो बढ़ेगा और घटेगा, बिल्कुल सिमिलर करंट जाएगा भाई वहां से। लेकिन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आती है ना एसी की, तो आपको पता है कि करंट इस बार बी से ए का फ्लो होना था, क्योंकि एसी ऐसे ही करता है, कुछ सेकंड के लिए ऐसे फ्लो करेगा तो कुछ सेकंड के लिए ऐसे। तो नेक्स्ट साइकिल में जो बी से ए फ्लो कराने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली बात है बी वाला एंड प्लस का हो गया, ए वाला एंड माइनस का हो गया, जिससे मेरा डायोड जो है रिवर्स बायस हो चुका है। और आपको पता है डायोड रिवर्स बायसिंग में कंडक्टिंग नहीं होता, तो ये रास्ता ही ब्लॉक है, तो चार्जेस का फ्लो अलाउड नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो ये वाला करंट इस सर्किट में फ्लो ही नहीं करेगा, तो पीक्यू में से करंट जीरो जाएगा। कितना जाएगा बोलो, जीरो। यही बात करते हैं, हाँ बोलो। हाँ
नहीं बताएगा वो मेंशन करे बिना ऐसा नहीं कर सकता ना, वो ऐसे करता है, क्वेश्चन में देता है, वो डिफरेंस हमें देखना होता है किस तरफ हाई है किस तरफ लो है, किस तरफ हाई किस तरफ लो। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक तरफ 100 लगा दिया एक तरफ 50 लगा दिया, तो बोलते बताओ तो हाई वाला 100 वाला है दूसरा वाला 50 वाला है, एक तरफ -100 लगा दिया एक तरफ -150 लगा दिया, फिर ऐसे हाई लो का अंदाजा लगाते हैं, -100 हाई होगा -150 लो होगा है। कराऊंगा कल कराऊंगा इस तरह की चीज। अरे क्लास प्लीज, तो मुझे तुम ये बताओ, अरे नेक्स्ट हाफ साइकिल फिर दोबारा से कहां आएगी, ए से बी। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल फिर से ए से बी आएगी तो ए प्लस और बी माइनस, फिर से डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस, रास्ता खुल जाएगा, कंडक्टिंग होगा रास्ता, और जब करंट आएगा तो वो बढ़ता घटता हुआ करंट आएगा पीक्यू में से भी। लेकिन फिर दोबारा नेक्स्ट हाफ साइकिल में बी से ए जाते वक्त ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस, डायरेक्ट फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, फिर से पीक्यू में से 0 हो जाएगा। तो हमने एक चीज तो पाई कि इस रेक्टिफायर ने हमारा एक काम कर दिया कि अब करंट से पी से क्यू जाता है, क्यू से पी वाले जब जाना होता है ना, उसको जब यूं जाना था उल्टा तो वो जाने ही नहीं देता, तो इसका मतलब करंट यूनिट डायरेक्शनल तो हो गया, लेकिन ये करंट मेरे ज्यादा फायदे का है नहीं। ये ज्यादा फायदे का करंट इसलिए नहीं है बिकॉज बीच में जो करंट कितना हो जा रहा है बोलो, 0 हो जा रहा है, बीच में तो करंट बोलो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अनामिका नहीं आ रही बात समझ में? तो हमें एक फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत है, और फुल वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसा लगाया जाता है जिसके अंदर 2 डायोड का सेटअप होता है, एक डायोड वहां लगाते हैं एक डायोड यहाँ लगाते हैं, और लोड को हम लोग ऐसे बीच में लगा देते हैं, यहाँ पर एक टैप लगाते हैं। तो ये ए ये बी ये सी। अब समझने की कोशिश करना, जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी जब करंट ए से बी बनना था, आपको सिर्फ ए से बी क्या इधर भी तो जाएगा, यस बच्चों, करंट जब ऐसे आएगा तो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, जैसे पैरेलल में डिवाइड होता है, और वापस से दोनों मिलकर फिर ऊपर चला जाएगा। तो होना क्या चाहिए था, जब शुरू की फर्स्ट हाफ साइकिल आई तो ए एंड प्लस का बी एंड माइनस का, थोड़ा दिमाग लगाइए, ए एंड अगर प्लस का है तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइज हो गया, और ये वाला एंड माइनस का है तो ये वाला डायोड कैसा हो गया, रिवर्स वाइज। तो वो रास्ता कंडक्टिंग है बट ये रास्ता कंडक्टिंग, तो मेरा जब वो रास्ते से करंट चलेगा ऐसे करके, ये बढ़ता घटता हुआ करंट, तो वो बढ़ता बढ़ता हुआ करंट यहाँ पर पहुंचेगा और देखेगा नीचे का रास्ता तो ब्लॉक हो रखा है, तो सारा करंट यहाँ से चला जाएगा और यूं घूम जाएगा। तो मेरे लोड में से करंट कैसा गया, पी से क्यू, कैसा गया बोला, तो पी से क्यू गया, और कैसा गया, बढ़ता घटता हुआ, बढ़ता घटता हुआ, तो बढ़ा और घटा। नहीं आया समझ में? इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल द करंट विल गो फ्रॉम द बी टू ए साइड, तो बी वाला एंड प्लस का हो गया, वाला माइनस का हो गया, तो अब ये वाला फॉरवर्ड वाइज हो गया, वाला रिवर्स वाइज हो गया। अब ये वाला रास्ता खुला हुआ है, करंट गया ऊपर, देखता है ऊपर भी जाऊंगा यहाँ भी जाऊंगा, लेकिन ऊपर वाला रास्ता ब्लॉक है, तो सारा करंट कहां से चला गया, यहां से। तो फिर से करंट कहां गया बोलो, पी से क्यू। तो जब करंट बी से ए आया तब भी वो पी से क्यू ही गया, मतलब ऊपर वाली साइड पे गया, लेकिन गया वो बढ़ता घटता हुआ, कैसे गया बोलो, तो बढ़ता घटता हुआ है। नहीं आया समझ में? फिर वो जब ए से बी आया फिर ये बंद हो गया, यहां से चला गया, फिर जब बी से आया तो ये बंद हो गया, फिर यहां से चला गया, तो हर बार कहां गया बोलो, पी से क्यू। इसका मतलब एक फीचर तो हमारे इस करंट में आ चुका है, वो फीचर है यूनि डायरेक्शनल होने का। अब करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड में से फ्लो करता है, वो है पी से क्यू। लेकिन अभी डीसी वाला पूरा फीचर तो नहीं आया, बिकॉज अभी ये कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है अपने आप को बार बार। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर ने हमारी क्या मदद करी वो समझ में आ गया आप लोगों को? यार ये भूलना मत, परसों तक नहीं, मैं परसों तक तुमसे जब पूछूं तो मुझे फ्री बताने पड़ रहे हो, तो फिर हम परसों तो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? परसों हमारी कोशिश रहेगी कि हम एमटीजी फिनिश कर जाएं, और वो तभी होगी जब तुम्हारी इन पे कमांड होगी, जब वहां पर बोलेगा एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर ड्रॉ इट्स डायग्राम, तो मैं नहीं कराऊंगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वो हो चुका है हम लोगों का। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ क्या हुआ, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ में? अब एक लास्ट चीज अगर तुम जानना चाहते हो तो बस लास्ट 2-3 मिनट की और है, इस करंट में, इस करंट को कैसा बना दिया, इस करंट को ऐसा बना दिया, बट ये करंट में मजा नहीं आया, क्योंकि हम ऐसा करंट भी नहीं चाहते, यूनिडायरेक्शनल तो है बट ये बदल रहा है ना अपने आप को। तो हम यहां पर मदद लेते हैं बैंड पास फिल्टर की। ये बैंड पास फिल्टर किस तरीके से काम करता है समझिएगा। तो यहां पर आपका रेक्टिफायर लगा हुआ था जिसने इस तरह का करंट भेजा, और यहां पर मैंने बाहर लिया यहां पर लोड आउटपुट। या ढंग से सुन लेना, आए समझ में बहुत बढ़िया, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं, आता नहीं एग्जाम के अंदर। तो अब क्या है सुनो, यहां पर एक सेटअप लगाया जाता है जो कि कैपेसिटर और एक हाई रेजिस्टर का सेटअप होता है, पैरेलल में लगाते हैं इसको। क्या करते हैं, जैसे कि पहली बार हमारी सप्लाई आई, सप्लाई कैसी आई, पी से क्यू वाली। तो शुरू में जब ये पी से क्यू वाली सप्लाई आती है फर्स्ट टाइम जब ये सप्लाई आती है, तो मान लो ये 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट जैसे ही आएगी कैपेसिटर चार्ज हो गया। आप जानते हैं कि जैसे ही पोटेंशियल आता है कैपेसिटर के अंदर चार्ज बढ़ जाएगा। और पानी की टंकी वाला एग्जांपल मैं हमेशा आपको देता हूं कि मोटर चली, मोटर में इतना पोटेंशियल क्रिएट हुआ कि उसने टंकी को भर दिया, 100 वोल्ट से भर दिया, मतलब 100 की हाइट तक फुल कर दिया उसको, 100 पे भर दिया। यहां पर करंट 100 पे पहुंचा, मतलब आउटपुट देखो, मेरी बात दिमाग में थोड़ी भरने की कोशिश करो। यहां से 100 वोल्ट आया, 100 वोल्ट आया इधर, तो 100 वोल्ट आउटपुट में भी नजर आ रहे हैं। 100 वोल्ट यहां आया तो 100 वोल्ट आउटपुट में नजर आ रहा है, चार्ज हो गया। लेकिन अब ट्विस्ट क्या आएगा, ये 100 वोल्ट के बाद आपको पता है जीरो होएगा। क्या होएगा बोलो, जैसे यहां से सप्लाई 100 वोल्ट से जीरो होती है, अब कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका है 100 वोल्ट के डिफरेंस से, वो तो रीडिंग दे रहा है ऊपर के कि लो भाई लोड के पास कितना करंट दिख रहा है आप लोगों को, 100, एक बैटरी की तरह ही काम कर रहा है, कितना दिखा रहा है बोलो 100। लेकिन जैसे ही सप्लाई जीरो पे डिप मारेगी, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है,
आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाके पॉजिटिव चार्ज से मिलने की कोशिश करेंगे और कैपेसिटर धीरे धीरे बोलो क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। क्या होने लगेगा बोलो, डिस्चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो मिलेंगे और डिस्चार्ज होने की कोशिश यहाँ पर होने लगेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर रेजिस्टर लगा रखा बड़ा हाई रेजिस्टर, इनके फ्लो को बहुत ज्यादा होने नहीं देता। मतलब ऐसा होता है कि जब इसने 100 वोल्ट क्रिएट करा तो 100 से चार्ज हो गया, 100 के डिफरेंस से, फिर जैसे ये जीरो हुआ ना और जब ये बढ़ने वाला था, जब तक जीरो और ये इतने कम पे था तब तक इसने डिस्चार्ज होने की कोशिश करी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होकर वहां पर गया और वो वोल्टेज 100 की बजाय अब थोड़ी थोड़ी घटने लगी 99 98 थोड़ी सी कम हुई, देखना थोड़ी सी कम हुई, 99 98 हुई, छोड़ दो 99 98 हुई, जितने में कि वो 98 हुई। यहां पर रिजल्ट मिलने लगा 98, कह रहा कम हो रहा है, लोड कह रहा है कम हो रहा है, कम क्यों हो रहा है, 100 का आया उसके बाद 0 हो गया, तो ये 100 की रीडिंग दे रहा था लेकिन वो धीरे धीरे घटने लग रहा है रीडिंग, क्योंकि चार्जेस यहाँ डिस्चार्ज होने लग रहे हैं। लेकिन उतने में ही फिर दोबारा से वोल्टेज कितना जंप कर जाता है, 100। तो 98 ही हुआ था कि इतने में फिर दोबारा 100 की वोल्टेज आके इसको फिर से कितने का भर देती है, 100 का, और फिर दोबारा से रीडिंग कितने की मिलती है, 100 की। मतलब मैं कुल मिला के तुम्हें बताऊं कि डिस्चार्ज होने का प्रोसेस बहुत स्लो है और इस साइकिल का प्रोसेस बहुत फास्ट है। जितने में कि वो डिस्चार्ज होगा ना 100 से नीचे जाने लगेगा, कि जब ये खत्म हो रहा होगा और वो 100 से नीचे जाने लगेगा, उतने में तो दोबारा से 100 की वोल्टेज आके उसको भर देगी। वो टंकी वाला एग्जांपल बताया था कि टंकी भरने की स्पीड बहुत तेज है और खाली करने की स्पीड बहुत, एक डब्बा गिराते इतने में फिर दोबारा भर जाती है, फिर एक डब्बा गिराते फिर दोबारा भर जाती है। तो टंकी के अंदर हमेशा पोटेंशियल कितने का रहेगा, लगभग 100 का। लेकिन 100 का लगभग तो नहीं बोलेंगे, रिपल्स बनेंगे ऐसी, 100 के बाद 98, फिर दोबारा से 100 हो जाएगा जैसे ही आएगा, फिर दोबारा 100 से जैसे 0 जाएगा थोड़ा डिस्चार्ज होएगा 98 तक आएगा, फिर दोबारा 100 हो जाएगा जैसे ही दोबारा मैक्सिमम मारेगा। नहीं आई बात समझे। लेकिन हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है मुझे वो हमेशा ऐसा मिलेगा, एक बार 100 हो गया ना तो उसके बाद 100 से 0 नीचे कभी होने नहीं देगा, और 100 से 99 98 फिर 100 98 फिर 100 फिर 98 फिर 100 फिर 98, तो ऐसे कांस्टेंट सा करंट बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं रिपल्स बनना। ये नहीं आया ना समझे, लास्ट वाला पक्का आ गया समझ में। तो ये समझ लो कि एक बार अगर ये 100 पे चार्ज हो गया ना तो उसके बाद ये डिस्चार्ज स्लो होता है और यहां से बार बार फुल वोल्टेज जो है ज्यादा बार आता है। इसका बल्कि यूं बोलते हैं 1/100 का होता है, मतलब कि अगर उसको 100 सेकंड लगने डिस्चार्ज होने में तो ये हर 1 सेकंड के अंदर अपना मैक्सिमम पीक पकड़ता है। तो समझ लीजिए कि डिस्चार्ज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक बार 100 हो गया तो फिर वो 100 से 0 हो ही नहीं पाएगा, बार बार थोड़ा सा खाली होगा फिर भर जाएगा, थोड़ा सा खाली होगा फिर भर जाएगा। तो आउटपुट हमेशा लगभग कितने का रहेगा, 100 का। तो एक कांस्टेंट जैसा करंट बन जाता है बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये आपके पास टॉपिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। सेमीकंडक्टर्स क्या क्या होते हैं बोलो। एक सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, एक्सट्रिंसिक में आपको पता है एन टाइप और पी टाइप था, पीएन जंक्शन डायोड था, बायजिंग में फॉरवर्ड और रिवर्स बायजिंग थी, रेक्टिफायर में हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर था। चैप्टर समझ आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही रिवीजन होगा हर चैप्टर का। अगर आपने चैप्टर ठीक ठाक पढ़ा हुआ है ना तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एमटीजी इस चैप्टर को और फर्निश कर देगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर टेस्ट के बाद थोड़ा फर्निश मैं करूंगा फिर नंबर का, मैं ठीक है।